हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किया था, ध्यान है? ये जो 5 डिग्री थी, एक था ये डिमांड कर्व, एक था ये डिमांड कर्व, एक था ये, चलो थोड़ा सा सोचो कि कौन सा, ये फर्स्ट है, अगर ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ है, इनमें क्या क्या डिग्रीज थी? बना भी लो और सोचो भी, दोनों काम करो साथ साथ। आज थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं। हाँ, अगर मैं इनकी डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी की बात करूं तो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगी? ऐसे पूरा पूरा लिखना है, क्वांटिटी डिमांडेड। तुम क्वांटिटी भी लिख दोगे तो भी चलेगा, सिर्फ यहाँ पे क्वांटिटी भी लिख दोगे ना तो भी चलेगा, ऐसे करके। दिस इज ऑल्सो ओके, ठीक है? दोनों में से कोई भी लिख दो। हाँ बताओ, क्या रहेंगी इनकी डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी? बताओ, फर्स्ट की डिग्री क्या रहेगी? क्यों? प्राइस हमारा सेम है और क्वांटिटी कभी OQ1 हो रही है तो OQ2 हो रही है तो OQ0 हो रही है, मतलब देयर इज नो चेंज इन प्राइस बट क्वांटिटी डिमांडेड इज चेंजिंग। तो हम क्या कहेंगे कि इलास्टिसिटी इंफिनिटी है, ठीक है? सेकंड वाले में इलास्टिसिटी इज 0, क्योंकि हमारा प्राइस कुछ भी हो, चाहे P1 से P0 आ जाए, चाहे P2 हो जाए, क्वांटिटी डिमांडेड OQ0 ही रहेगी। देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, राइट? थर्ड वाला ED मोर देन 1 बाय, हाँ, ये हमारा प्राइस और ये क्वांटिटी। प्राइस में इतना सा चेंज आया और क्वांटिटी एकदम से इतनी सारी बढ़ गई, तो दिस इज अ फ्लैटर, ED लेस देन 1। क्यों? मतलब ये हमारा प्राइस है, ये हमारी क्वांटिटी है। अब प्राइस में इतना चेंज हुआ लेकिन क्वांटिटी में इतना सा चेंज आया, थोड़ा सा। ये हमारा स्टीपर है। और ये लास्ट वाला, फिफ्थ वाला, इसमें वो 1 इक्वल टू 1, इसे हम कहते हैं यूनिटरी, इसे हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, ये इनके नाम होते हैं। दिस इज परफेक्टली इलास्टिक, दिस इज relatively elastic या more than unitary elastic। तो इस तरह से इनके नाम लिखे जाते हैं।
दिस इज रिलेटिवली इनइलास्टिक या लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, ये इनके नाम होते हैं। ये 5 डिग्रीज हो गई, याद आ गई हमने क्या किया था। अब मेरे को इस सवाल का जवाब दो कि अगर 2 डिमांड कर्व हैं, ये D1 और ये D2, which demand curve have more elasticity? Which D2 demand curve have more elasticity? D2, बाकी लोग बताओ। D2 का एक पोल हुआ। समझ नहीं आ रहा है कैसे आ रहा है। ये 2 डायग्राम है, ये तुम्हारे सामने सारे डायग्राम्स हैं। नाम पे लिखा हुआ समझ नहीं। अच्छा, अब आ गया। ये D1 है, ये D1 है, हाँ ये D1 है और ये D2 है। अब मुझे बताओ, इन दोनों में से बड़ा बना देती हूँ, ये लो। ये लो, ये बड़ा बना दिया मैंने। अगर मैं पूछूं इनमें से किसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है, तो व्हाट इज योर आंसर? वोटिंग कर दो फटाफट से, D1 या D2 में से। D2 का एक वोट यहाँ लग गया। D1, D2, D2, D1, D2, उसका भी है D2। उसका तो लगा दिया ना। 1 2 3 4 5 तो इस तो ने क्या बोला? अच्छा, मैंने 13 सुन के लगाया, उसका नहीं लगाया। चलो, टैली मार्क्स बन गए। D2, ये D1 वाले कौन थे? एक तो ये था लक्ष्य और एक विहान। चलो, ये तुम माइनॉरिटी को भी छोड़ते हैं। ये मेजॉरिटी जो D2 वाले हैं, इनका रीजन बता दो जरा। बिकॉज D2 इज द राइट आंसर। बिकॉज हम ये देखते हैं कि फ्लैटर एंड स्टीपर में सिंपल सा लॉजिक यहाँ देख लो, बहुत ज्यादा भी डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जो फ्लैटर है उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है और जो स्टीपर है उसकी इलास्टिसिटी कम है। अब इन दोनों में हम कह सकते हैं मोर फ्लैटर कर्व will have more elasticity। ठीक है, समझे? चलो, अब एक और पहेली। 2 पैरेलल डिमांड कर्व हैं। इन 2 पैरेलल demand curves, which curve will have more elasticity? बताओ, if there are 2 demand curves D1 and D2 and both are parallel with each other, which demand curve will have more elasticity? ये तो हमारे पहले वाली पहेली का आंसर था जो मैंने अभी रेज नहीं किया है। चलो, मैंने तुम लोगों के लिए एक हिंट डाला है यहाँ पे। तुम्हें इस हिंट को देख के कुछ लग रहा है कि क्या आंसर हो सकता है? अब ये लग रहा है कि प्राइस सेम रहेगा D1 D2 में, बट D2 की क्वांटिटी काफी बढ़ जाती है, तो उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा मिलेगा। अच्छा, तो उसकी इलास्टिसिटी भी तो तुम D2 पे जा रहे हो? ये अच्छा तो वोटिंग दिया है। तेरा वोट आ गया? क्या है? चलो, टू मेक इट फास्ट मुझे ये बताओ इक्वल वाले अपने रीजंस। क्योंकि रेशियो सेम ही रहेगी, प्राइस अगर चेंज होता भी है सेम है। P1 P2 तो आपने मेंटेनेंस के नाम से ये जो D1 है
एज कंपेयर टू D2 ये बिल्कुल स्टीपर है और ग्रोथ थोड़ा फ्लैटर लग रहा है बिकॉज़ क्वांटिटी चेंज उसमें ज्यादा हो गया, तो इसलिए मैंने D2 द आंसर इज कर्व, डिमांड कर्व farther from the origin will have more elasticity. उसका रीजन ये है कि तुमने यहाँ नोटिस किया कि जब प्राइस कम हुआ तो D1 की जो क्वांटिटी बढ़ी वो इतनी बढ़ी, जबकि D2 की ज्यादा बढ़ी। जो कर्व जितना ज्यादा दूर होगा, देखो एक और बनाती हूं मैं तुम्हारे पास, ये हमारा D1 है अगर, और ये हमारा D2 है अगर, तो इस प्राइस पर ये क्वांटिटी इतनी थी और ये क्वांटिटी इतनी थी। फिर जैसे ही प्राइस कम हुआ तो प्राइस कम होके इसकी क्वांटिटी हमारी बढ़ गई ये, जबकि इसकी क्वांटिटी ज्यादा ही बढ़ रही है, चाहे वो स्लाइड से डिफरेंस है। लेकिन आप कितना भी पैरेलल बना लो, आप पास में बनाओगे पैरेलल कम बहुत पास होंगे तो ये जो गैप है बहुत थोड़ा सा नॉमिनल सा रहेगा। जितना ज्यादा दूर होगा उतनी इलास्टिसिटी उसकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ऑलवेज द कर्व फार्दर फ्रॉम द ओरिजिन विल हैव मोर इलास्टिसिटी। गॉट इट? अब हमने अभी तक सीखा कि व्हाट आर द डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी। अभी डिग्रीज कैसे डिसाइड होती हैं, ये हमारे पास 3 मेथड्स हैं, परसेंटेज, टोटल एक्सपेंडिचर एंड पॉइंट इलास्टिसिटी। होने को हमारे सिलेबस में सिर्फ परसेंटेज ही है, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर और पॉइंट इलास्टिसिटी एज सच तो सिलेबस में नहीं है, पहले हुआ करता था, बट कुछ कुछ स्कूल्स में करवा देते हैं। तो मैं अभी करवाने पे तुमको कोई बर्डन नहीं दे रही हूँ, जिसके स्कूल में जब करवाएं तब मुझे बता देना, मैं उसी को करवा दूंगी। ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं कि इतना इंपॉर्टेंट है कि नहीं किया तो कुछ मिस होने वाला है। तो इट्स बेटर कि अभी वो करते हैं जो हमारे सिलेबस में है। नाम तुम्हें जरूर पता होने चाहिए, जिससे कि जब करवाएं स्कूल में तो तुम्हें ना लगे ओहो ये क्या है। तो तुम्हें नाम पता रहने चाहिए कि ये 2 मेथड्स हैं जो कि बुक्स में भी गिवन ही है, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से हर बुक में ही गिवन है, क्योंकि वही है कि स्कूल में करवा ही देते हैं कई बार, तो इस वजह से। ठीक है, परसेंटेज मेथड, प्रोपोर्शनल मेथड हमारे सिलेबस में है। ये क्या कहता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इससे हमारा इलास्टिसिटी की वैल्यू आती है। और ये भी ध्यान रखना, द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव ही होती है। क्यों नेगेटिव होती है, ऐसा क्यों है? प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी कम ही होगी। हाँ, और अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी, तो दोनों में से एक वेरिएबल तो कम होगा ही होगा ना, इसलिए इसका आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा, क्योंकि एक वेरिएबल तो कम होगा ही होगा ना। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जिसको हम QD डेल्टा QD से शो कर देते हैं, या फिर Q1 माइनस Q0 से भी शो कर देते हैं। ठीक है, अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड यानी कि Q0 इंटू 100। तो हमारे पास Q0 क्या हो गया, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड, Q1 न्यू क्वांटिटी डिमांडेड, और QD इज Q1 माइनस Q0। ठीक है, सेम परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज चेंज इन प्राइस यानी कि डेल्टा P
यानी कि P1 माइनस P0। अब यहाँ पे भी ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है कि P0 को ही ओरिजिनल लेना है, P2 माइनस P1 भी हो सकता है, P2 माइनस P1 भी हो सकता है हम 0 1 का कॉन्सेप्ट ही ना रखें, हम सिंपल Q1 Q1 कर लें, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हमें कॉन्सेप्ट को समझना है कि हमारा कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि रिवाइज्ड क्वांटिटी एंड ओरिजिनल क्वांटिटी, वो इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। तो चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस, यानी कि P0 इंटू 100, ठीक है। तो हमारे पास P0 इज ओरिजिनल प्राइस, P1 इज न्यू प्राइस और चेंज इन P इज P1 माइनस P0, ठीक है। यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या बना, चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन Q0 इंटू 100 प्राइस अपॉन P0 इंटू 100, ये बना ना। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 100 तो कैंसिल ही हो गया और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन Q0, और ये नीचे से हम ऊपर लेके जाएंगे तो P0 अपॉन चेंज इन P। तो इसको टू बी मोर सिंप्लीफाइड, ये भी हमारा एक फॉर्मूला निकल कर आ गया इसके साथ साथ, ये तो एक फॉर्मूला है ही, तो हमें बस दो फॉर्मूले निकल कर आ गए। फॉर्मूले सेम ही है, लिखने का तरीका हमारे दो बन गए हैं। अब हमें ध्यान क्या रखना है कि ये जो दो फॉर्मूले हमारे आए हैं, आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कैसी गिवन है उसके हिसाब से आपने क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। इसी से तुम्हें ये भी बता देती हूँ साथ साथ, अगर तुम्हें स्लोप ऑफ डिमांड कर्व पूछा जाए तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज ऑलवेज चेंज इन P अपॉन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो इस फॉर्मूले को हम एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं लिखना चाहूं तो ED 1 अपॉन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इंटू P0 अपॉन Q0, ठीक है, लिख सकते हैं ना। 1 अपॉन कर दिया ना, रिवर्स कर दिया, क्योंकि रिवर्स है ये, ठीक है। ये इसलिए ये तुम्हें यूज करना नहीं पड़ता फॉर्मूला, ये एमसीक्यूज में कई बार पूछ लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा पता रहना चाहिए, एकदम से याद नहीं आता इसलिए लिखवा दिया। बाकी न्यूमेरिकल्स में दो फॉर्मूले यूज होने हैं तुम्हारे, ये नोट डाउन करो, फिर थोड़ा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनकी प्रेजेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप जब इनको सॉल्व करते हो और आपको आ जाते हैं तो कितने क्वेश्चंस के आंसर आप ओरली भी निकाल लोगे या आप फटाफट से सॉल्व करोगे तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा सॉल्व करने में, बट प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, when the price falls from ₹20 per unit to 16, तो how you write it, आप लिखोगे प्राइस पर यूनिट ओल्ड और न्यू, या फिर आप यहां लिख लोगे P0 P1, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। 20 से 16 हो गया, फिर आपने लिखा क्वांटिटी, क्वांटिटी हमें किस में दी हुई है, यूनिट्स में, इन यूनिट्स, ठीक है ना। Q0 Q1 ओल्ड एंड न्यू, तो Q0 कितनी थी 1000 और ये है 1160। अब हम लिखेंगे फॉर्मूला इलास्टिक, अब मैं तुम्हें आज सिखा रही हूँ, फिर जब तुम लोग नहीं करोगे मैं काट दूंगी, तो फिर ये मत बोलना कि मैम ये तो आपने बताया नहीं था। अब यहाँ हमने फॉर्मूला लिखा, अब हम वैल्यूज लिखेंगे 1160 माइनस 1000, 16 माइनस 20 इंटू 20 अपॉन 1000, दिस इज द वे। अब चाहे तुम इसको अगर वर्बली सॉल्व कर लेते हो, रफ में सॉल्व कर लेते हो, फाइनल आंसर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे स्टेप्स लिखो या मत लिखो,
लेकिन ये पूरी वैल्यूज दिखानी जरूरी है। ये आ गया -4, ये आ गया 150। इसको आप जैसे मर्जी सॉल्व करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मतलब अब तुम इसको चाहे यहाँ पे शो करो, मैं तुम्हें समझाने के लिए शो कर रही हूँ, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। ये 0 0 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया -0.8। तो इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसका 9th क्वेश्चन देखें तो 9th क्वेश्चन इज, तब भी आप लिख दो, क्या ही दिक्कत है इतना सा लिखने में। और मतलब जैसे हमने सॉल्व कर दिया तो उसके आगे और एक्सटेंड भी पूछ सकते हैं कि कौन सा मतलब ग्राफ करके लगना है। नहीं, बस यही 3 नंबर का पूछ लेते हैं। ये सोचो कितने फ्री के नंबर हैं, और आपके उस 3 नंबर में आपने सिर्फ अगर आंसर निकाल दिया बिना ये प्रेजेंटेशन दिए तो आपको वो आधा 1 नंबर देंगे। तो ये स्टीपर वाला केस हुआ। ये स्टीपर वाला केस हुआ। अब 9th क्वेश्चन जैसे है, तो 9th क्वेश्चन में अगेन प्राइस रुपीस पर यूनिट, क्वांटिटी यूनिट्स, ओल्ड न्यू, P0 5 एंड Q0 80। यही बोला है ना, अ कंज्यूमर बाइज 80 यूनिट्स एट ए प्राइस ऑफ 5। फिर आगे सपोज प्राइस इलास्टिसिटी इज -2, एट व्हाट प्राइस, हमें P1 निकालना है, द कंज्यूमर विल बाय 64 यूनिट्स। ठीक है, तो अब हमने फॉर्मूला लिखा पहले, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन प्राइस, P0 Q0। हमने इसको x ले लिया अगर, ठीक है, तो अब हमारे पास -2। अब यहाँ पे हमें माइनस लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर हम यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे, हमें क्वेश्चन में अगर -2 नहीं भी लिखा, उन्होंने लिखा है प्राइस इलास्टिसिटी इज 2, तब भी आप माइनस लगा के ही करोगे, क्योंकि ये तो हमें पता है ना कि माइनस में ही होता है। बिकॉज अगर आपने माइनस नहीं लगाया तो तुम्हारी आंसर गलत हो जाएगा। तो ये मत सोचना कि हमें क्वेश्चन में तो लिखा था 2 है तो हमने माइनस नहीं लगाया। इलास्टिसिटी होती है नेगेटिव में, प्राइस इलास्टिसिटी तो -2, चेंज इन क्वांटिटी 64 -80, चेंज इन प्राइस x -5 इंटू 5, ये 16 हो गया, तो -32, ये हो गया -16। चलो यहीं पर रख लेते हैं, सिंपल करते हैं, -2 -16 x -5 इंटू 1/16 कैंसिल हो गया। अब -2 -1 अपॉन, इसको सॉल्व कर लो बस, -2x। अब ये जो मैं कैलकुलेशन पूरी सॉल्व कर रही हूँ, ये आप अगर रफ में भी कर लेते हो, यहाँ नहीं भी दिखाते हो, इसके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। यहाँ तक दिखा दो, ये सब ऑप्शनल है, ये सब ऑप्शनल है। ठीक है, अब इसमें x की वैल्यू क्या आ गई? 5.5। अब यहाँ पे लास्ट में सेंटेंस लिखना जरूरी है, द रिवाइज प्राइस इज द न्यू प्राइस, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा था, एट व्हाट प्राइस विल ही बाय 64 यूनिट्स, द कंज्यूमर विल बाय 64 यूनिट्स एट ए प्राइस ऑफ ₹5.5 पर यूनिट। पूरा लिखना जरूरी है, वरना 1 नंबर यहाँ भी गया, क्योंकि आपको अपना आंसर तो पूरा कंप्लीट फॉर्म में देना है। ऑल्टरनेट वे क्या हो सकता है इसका, -2 64 -80, मैंने डेल्टा P एज इट इज लिख लिया, नहीं चेंज किया। ठीक है, अब मैं डेल्टा P की वैल्यू निकाल दूंगी, -16 1/16, तो ये कैंसिल हो गया, माइनस डेल्टा P इज इक्वल टू 1/2, प्लस का होता है, हाँ माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया ना, तो 0.5। तो देयरफॉर प्राइस टू बाय 64 यूनिट्स इज 5 + 0.5 रुपीज 5.5 पर यूनिट।
ये आपको शो करना पड़ेगा, कैसे भी कर दो, सेंटेंस फॉर्म में कर दो, कैसे भी कर दो, बट आपको करना पड़ेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ये वाला मेथड ले रहे हो या ये वाला मेथड ले रहे हो, दोनों इक्वली ठीक है। तो इसमें कहीं कोई वो नहीं है कि अरे ये वाला मेथड क्यों नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है। तरीका हमारा कोई भी हो सकता है, आंसर हमारा सही है, प्रेजेंटेशन हमारी सही है, ठीक है। एक और वैरायटी आ सकती है, एक इसमें क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, with a 10% fall in percentage fall in price is 10, the number of units यानी कि Q0 20, Q1 25, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड Q0 into 100, तो ये आ गया 5, कितना आ गया 25 माइनस 20 अपॉन 20 into 100, तो कितना आ गया 25%। भाई चेंज इन क्वांटिटी 25 माइनस 20 अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी, तो 5 अपॉन 20 कितना हो गया 25% हो गया, 25% हो गया, 5 अपॉन 20 हो गया कि नहीं हो गया। अब फॉर्मूला लगा दिया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड परसेंटेज चेंज इन प्राइस 25 अपॉन माइनस 10, तो माइनस 2.5, ये इलास्टिसिटी हो गई। दिस इज ऑल्सो वन वे, ठीक है। तो ये अलग अलग वैरायटी के, अगर आपको टोटल एक्सपेंडिचर गिवन है, अगर किसी क्वेश्चन में प्राइस एंड क्वांटिटी गिवन नहीं है, टोटल एक्सपेंडिचर इज गिवन टू यू, तो टोटल एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो आपको टोटल एक्सपेंडिचर गिवन होगा तो प्राइस या क्वांटिटी में से कोई एक आइटम गिवन होगी तो दूसरी निकल जाएगी, ठीक है ना। अगर हमें प्राइस निकालना है तो टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन क्वांटिटी, क्वांटिटी निकालनी है टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। तो क्वेश्चंस आसान ही होते हैं, तुम देखो कोई ऐसे टफ नहीं है, बट ये कई बार ना आसान चीज हमें ज्यादा नुकसानदायक हो जाती है, क्योंकि आसान चीज है तो हम उसको हल्के में ले लेते हैं और हम उसको शॉर्ट में लिख देते हैं, जबकि आपको नंबर इस बात के नहीं मिल रहे हैं कि आपको उसे प्लस माइनस करके दिखानी है। ये आपको कॉन्शियसली ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पूरा था तुम्हारा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या, जरूरत क्या हमें कैलकुलेट करने की, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि जिस भी कमोडिटी का प्राइस फिक्स होता है ना मार्केट में, वो इलास्टिसिटी के बेसिस पर होता है कि कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेगा। गवर्नमेंट जो टैक्सेस लगाती है ना, वो भी इलास्टिसिटी के बेसिस पे लगाती है कि इन टैक्सेस के लगाने से प्राइस बढ़ेगा तो कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है। रॉ मटेरियल का प्राइस फिक्स जो होता है वो भी इलास्टिसिटी के हिसाब से होता है। तो इलास्टिसिटी मार्केट में किसी भी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कुछ भी हो, मार्केट में कंज्यूमर कैसे बिहेव करेगा, वो कंज्यूमर का बिहेवियर पूरा का पूरा इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसलिए हमें इलास्टिसिटी पढ़नी जरूरी है। तो तुम्हारी जो सेकेंड यूनिट थी माइक्रो की, वो फिनिश हो गई है, यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व एंड डिमांड। ये तीनों चैप्टर्स तुम्हारे खत्म हो गए हैं।